एग्जांपल देख लिया केमिकल रिएक्शन का। अब मैं बोलूँ कि केमिकल रिएक्शन कब कब होगा। केमिकल रिएक्शन हम तब बोलेंगे जब उसके स्टेट पे चेंज हो जाए, मतलब कि पहले कुछ दूसरा स्टेट पे, जैसे सॉलिड स्टेट पे था, मान लो वो लिक्विड स्टेट में बन जा रहा है, मान लो वो लिक्विड था वो गैस में बन जा रहा है, मतलब उसका अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे हाँ वो केमिकल रिएक्शन है। दूसरी बात, कलर में चेंज हो गया तो भी हम बोलेंगे कि उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तीसरी बात, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, मतलब कि गैसेस में कुछ चेंजेस आते हैं तो भी हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर उसके टेम्परेचर पे कुछ चेंज आ जाता है तो भी हम कहेंगे कि हाँ यह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ, अगर कोई डाउट यहाँ पर रह जाता है कि इस एक्टिविटी पे, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। यहाँ पर रिएक्शन हमने कंप्लीट हो गया है और केमिकल इक्वेशन पे अब आते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि देखो यार, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है कि केमिस्ट्री के पीछे ही बहुत बड़ा मिस्ट्री होता है। अब इस मिस्ट्री को जो समझ गया, समझो वो केमिस्ट्री को समझ गया। तो आपको जो मैं बोलूँ उस पर, उसको अच्छे से अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता 2 बार देख लो, पर उसको यहीं पर क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी मिस्ट्री को समझना बहुत ही मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। क्लियर है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया है कि हम जो रिएक्शन करते हैं उसको जिस फॉर्मेट में लिखते हैं उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन, राइट। तो जैसे कि आपको सबसे पहले आपको दिखेगा इसमें क्या लिया गया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया गया है, ठीक है। मतलब कि Mg को लिया गया है और O2 को लिया गया है। तो इस साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ये जब रिएक्शन कर लेगा उसके बाद जो फॉर्म करेगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो देख सकते हो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। वही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि हमने थोड़ी देर पहले जब एक्सपेरिमेंट किया था 1.1 पे, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी ने बताया। तो मैंने पहले ही कहा है ना कि एनसीईआरटी एक चीज़ कहीं और लिखता है, दूसरा चीज़ कहीं और, एक्टिविटी कहीं और दिखाया, रिजल्ट कहीं और दे रहा है। यार ऐसा क्यों करता है ये पता नहीं, ठीक है। तो बस इतना जान लो कि हम लिखते कैसे हैं। यहाँ मैग्नीशियम था, यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने से क्या हुआ, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि MgO में वो कन्वर्ट हो गया। और इधर को कहते हैं रिएक्टेंट, इधर वाले को कहेंगे प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट किसको कहेंगे, रिएक्टेंट किसको कहेंगे, तो प्रोडक्ट किसको कहेंगे और रिएक्टेंट किसको कहेंगे, तो पता चल गया ना। तो अगर आपको तो भी नहीं पता चलता है तो भी एक जान लो कि आपके राइट साइड वाले को, जो राइट साइड जो वाला होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, लेफ़्ट साइड वाले को हम जो होता है वो कहते हैं रिएक्टेंट। क्लियर है। यहाँ तक तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ उसके बाद नेक्स्ट पेज टर्न करोगे, नेक्स्ट पेज टर्न करोगे, वहाँ टॉपिक आपको दिखेगा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कैसे हम इसको राइट कर सकते हैं। तो मैंने वही बताया ना कि Mg लो और प्लस O2 लो, और उसने क्या फॉर्म कर दिया, MgO को फॉर्म कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म कर दिया। अब बात करता हूँ तो आपको अगर यहाँ मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि अरे यार बताओ क्या दोनों बैलेंस्ड है क्या, मतलब यहाँ पर एक Mg था, यहाँ पर भी एक Mg है, चलो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ देखो तो एक यहाँ O2 था और रिएक्टेंट फेज में क्या है, यहाँ O2 है, पर हमें प्रोडक्ट फेज में O2 नहीं दिखेगा, सिर्फ 1 O दिखेगा। तो ये जो है ये हमारा क्या है, ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अब अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए जो है एक इक्वेशन बनाया गया है, उस इक्वेशन को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को करने के लिए क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है वो हम देखते चलेंगे, है ना। एक बार पहले मैं लॉन्ग मेथड बताता हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, और उसके बाद मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिसके आप तुरंत सॉल्व कर ले सकोगे कि हाँ कौन बैलेंस्ड है और कौन अनबैलेंस्ड है, आपको पता चल जाएगा, राइट। तो देखो एक यहाँ पर इसने इक्वेशन लिया है, इक्वेशन को लिया है क्या, जिंक लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। उस दोनों का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाता है। तो यहाँ पर देखो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा Zn प्लस H2SO4, जो फॉर्म करेगा ZnSO4 प्लस H2। ये भी हमने थोड़ा देर पहले ही देखा है एक्टिविटी 1.3 पर, याद करो। अगर याद नहीं है तो थोड़ा देर पीछे चले जाओ, है कि नहीं। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। एनसीईआरटी ने पहले क्या किया है, एलिमेंट्स का अलग टेबल बना दिया है, जिसमें लिख दिया है कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास। जिंक था, हाइड्रोजन था, सल्फर था, ऑक्सीजन था। कितने नंबर ऑफ एल एच तरफ कितने थे, मतलब कि रिएक्टेंट में कितने थे वो लिख दिया है, और प्रोडक्ट में कितने वो लिख दिया है। आपको भी ऐसे देख लेना है। तो जैसे आप बैलेंस करना चाहोगे,
वैसे ही पेज आपको टर्न करना पड़ेगा, और टर्न जब करोगे तो पता चलेगा यार वो तो बैलेंस किसी और को कर रहा है। मतलब मतलब कि उसने क्या किया है, वो जो आपको ZnH2SO4 वाला है वो आपको करना है खुद से, और एनसीईआरटी बताएगी दूसरा। अरे यार ये क्या मतलब पागलपंती है, अगर तुम उसको बता तो उसी को बता देते, पर एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं किया है ताकि आप कंफ्यूज होते ही रहो। तो पर कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं इसको बताता हूँ। अगर मैं आपको फिर ये बताऊँगा ना तो आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप पहले वाला आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो रिएक्शन अपना क्या है अभी, यहाँ रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है Fe प्लस H2O, जो कि फॉर्म होकर बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। तो जब आप रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या कि यहाँ पर Fe कितना है, यहाँ पर Fe देखो 1 है, और प्रोडक्ट में Fe3 हो जाएगा। रिएक्टेंट में H2 है, यहाँ पर H2 है, मतलब ये बैलेंस्ड है। लेकिन अगर ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ पर O था और प्रोडक्ट में O4 हो जाएगा, मतलब ये भी अनबैलेंस्ड हो गया। तो आप बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने के लिए आपको स्टेप 1 पे जाना पड़ेगा। स्टेप 1 पे क्या करना है, आपको सबसे पहले वो बोलेगा कि आप इक्वेशन के चारों तरफ बॉक्स बना लो। बॉक्स बना के क्या करो, बॉक्स बना करके आप डांस करो। ऐसा नहीं करना, बॉक्स बना लो। बॉक्स बनाने के बाद स्टेप 2 पे लिखना है आपको। स्टेप 2 पे क्या करना है, उस तरह जिस तरह टेबल बनाया था उसने, आपको टेबल बना लेना है। एक तरफ एलिमेंट को लिखना है, एक तरफ LHS लिखना है, एक तरफ RHS लिखना है। LHS में आपको रिएक्टेंट लिखने हैं और RHS में आपको प्रोडक्ट को लिखना है। देख सकते हो यहाँ Fe लिखा गया है, फिर H लिखा है, फिर O लिया है। मतलब Fe मतलब क्या, आयरन। आयरन कितना देखा गया था, इधर रिएक्टेंट में 1 था, और RHS में मतलब कि प्रोडक्ट में कितना है, 3 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है। तो हमें बैलेंस किसको किसको करना है, Fe को करना है और ऑक्सीजन को करना है, राइट। लेकिन 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 यहाँ दिक्कत तब आएगी जब ऐसे ही आप हम आयरन को क्या करेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे, तो वहाँ से ही कोई ना कोई डिस्टर्ब ज़रूर होगा। कौन होगा वो आप आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Fe की। तो Fe को हम बैलेंस करते हैं, है कि नहीं। तो Fe को चलो बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप Fe को बैलेंस करने जाओगे तो पता चलेगा यार यहाँ पहले इसने Fe को बैलेंस नहीं किया है, मतलब आयरन को बैलेंस नहीं किया है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है, पता नहीं क्यों। हाइड्रोजन को भी कर सकता था और आयरन को भी कर सकता था, पर उसने पहले किसको बैलेंस किया है, ऑक्सीजन को बैलेंस किया। तो चलो हम भी ऑक्सीजन को ही कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, बैलेंस तो करना ही है किसी ना किसी को। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर पहले कितना था, ऑक्सीजन का वैल्यू पहले कितना था देख सकते हो, पहले 1 था, प्रोडक्ट में कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को 4 गुना करना है कि नहीं। अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन को 4 गुना करना है, तो हम 4 × 1 करेंगे या फिर 1 × 4, बोलो बात तो एक ही है। तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन तो हमें पता ही, ऑक्सीजन जो था वो अकेला नहीं था, वो H2O के साथ था। मतलब अगर हम उस ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो हाइड्रोजन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल डिस्टर्ब होगा ना, आपको मैथ तो आता ही है। आपने बॉक्स बनाया है ना, बॉक्स पे देखो यहाँ बॉक्स बनाया हुआ था Fe का, H2O का। तो H2O के ऊपर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब जब 4 इस पे लिख दिया तो 4 का मतलब है क्या कि हम इसके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता होगा तो आप ऐसा करते होगे इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, 4 से हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H8 हो जाएगा, क्योंकि ये H2 था। 2 × 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, H8 हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो वहाँ 1 था, तो 4 × 1 करो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर यहाँ दिखेगा कि इसके कारण हाइड्रोजन एटम जो था वो बैलेंस्ड नहीं रहा, वो जो हो गया अब वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलो यार हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन को जैसे बैलेंस करने चलोगे तो वहाँ आपको दिखेगा कैसे क्या बैलेंस करना होगा। तो बॉक्स आपने बना ही लिया है। प्रोडक्ट में देखोगे, प्रोडक्ट में कितना था, प्रोडक्ट में सिर्फ H2 था। रिएक्टेंट में कितने हो गए हैं, H8 हो गए हैं। तो इधर आप H2 लिखोगे, इधर 2 लिखोगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आपको प्रोडक्ट में बैलेंस करना है तो प्रोडक्ट में जो H2 है उसको किसी तरह 8 करना होगा, या फिर 8 को 2 करना होगा। तो 8 को 2 करना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या चाहेंगे, भैया तुम 2 है ना, तुम ही को 8 करते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 × 4 कर देंगे। तो क्यों, तो वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ आयरन बचा। तो आयरन के लिए भी उसी तरह इक्वेशन लिखना है, आयरन के लिए भी उसी तरह लिखेंगे। क्या लिखे, देखो यहाँ पहले कितना था आयरन, पहले था हमारा 1, बाद में कितना प्रोडक्ट में हो गया है 3। तो कुछ भी नहीं किया हमने, 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × Fe करेंगे तो ये हो गया हमारा परफेक्ट इक्वेशन, जो कि लिखाएगा 3Fe + 4H2O। प्रोडक्ट हमारा बनेगा Fe3O4 + 4H2।
तो इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो कि इसी की इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बोलोगे सर ये बहुत पेचीदा लग रहा है मुझे, क्या आप डायरेक्ट नहीं कर सकते? तो बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो, तब करोगे जब आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तो जो आप आराम से कर सकते हो। कुछ भी तो नहीं किया हमने, बस आपको ये याद रखना है कि अगर हम जैसे कि यहाँ पर H2O था, तो H2O में अगर हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करना था, तो लेकिन ऐसा तो हमने किया नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन को बढ़ाया था। यहाँ बॉक्स जो हमने पहले बनाया तो इसका मतलब क्या था? बॉक्स बनाने का मतलब ही है कि हमने उसको सेपरेट कर लिया। तो अगर आप पहले ही सेपरेट कर लेते हो तो बाद में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलो इसका ट्रिक समझते हैं। ट्रिक देखो, आपको क्या लिखो, Fe लिखो प्लस H2O था वो लिखा, रिएक्शन करके देखा क्या, Fe3 है, O4 है, प्लस H2 है। चलो इसको बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं। बस इस आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक है? बॉक्स बना लो, चारों को बॉक्स से ढक देना है। बॉक्स से ढकने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर चेक करो, यहाँ पर कितने हैं, Fe1 है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो आप सबसे पहले क्या करो, Fe को बढ़ाते हैं, ठीक है? Fe को बढ़ा के देखते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है, तो यहाँ हमने कर दिया रिएक्टेंट में 3। तो ये Fe और Fe क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अब Fe बराबर हो गया, अब क्या करना है, अब हमें हाइड्रोजन पे आना है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो ठीक है छोड़ देते हैं। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को तो अब क्या करते हैं, बैलेंस। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर अगर 4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिएक्टेंट में 4 करना पड़ेगा। 4 लिख दो, डायरेक्ट 4 लिख दोगे। अब देखो 4 लिख दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, H8 आएगा, O4 आएगा। तो अब H8 हो गया, यहाँ पर तो H2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें H2 था, तो H2 से 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देना है, अपने को 4 लिख देना है। तो हमारा इक्वेशन जो है डायरेक्ट बैलेंस हो जाएगा, इतना टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं क्वेश्चन आपको देता रहूँगा तो उससे भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे। चलो अब यहाँ पर हमने जो एक छोड़ा था ना, कौन सा छोड़ा था, याद करो, Zn प्लस H2SO4, और फॉर्मेशन हो रहा था ZnSO4 प्लस H2 का। तो ये आपको बताना है कि ये जो है यह बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, और अगर अनबैलेंस्ड है तो आपको ये बैलेंस करना है। अब ये तो कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है था केमिकल बैलेंसिंग वाला, वो भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप नाम भी लिख लेते हो और कोई दिक्कत भी नहीं होता है। अब चलो ये हमने पढ़ लिया। अब हम वापस आते हैं एक्टिविटी 1.2 पे, जो हमने वहाँ पर छोड़ दिया था। तो एक्टिविटी 1.2 कहता क्या था, चलो आ जाओ एक्टिविटी 1.2 पे। एक लीड नाइट्रेट लेना है, उसको सॉल्यूशन में डुबा दो। सॉल्यूशन में डुबाने के बाद उसमें एक पोटासियम आयोडाइड को ऐड कर दो। तो बताओ उसमें आपको क्या ऑब्जर्व होगा। देखो आपको ये चीज़ करने से पहले मैंने आपको इसलिए केमिकल रिएक्शन बताया क्योंकि अभी हम इसमें केमिकल इक्वेशन को सीखने वाले हैं फिर से। तो देखो लीड नाइट्रेट को हम लिखते हैं PbNO3 के साथ। क्या लिखते हैं, PbNO3 के साथ। वो जो होता है वो एक्वस होता है, ठीक है? अब बात करते हैं उसमें हमें क्या ऐड करने कह रहा है, पोटासियम आयोडाइड को ऐड करने कह रहा है। तो उसको लिखते हैं Ki के साथ, वो भी एक्वस होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, ये रिएक्शन जब होता है तो हमें मिलेगा यहाँ पर KNO3 जो कि एक सॉलिड होता है। क्या मिलेगा, KNO3 मतलब पोटासियम नाइट्राइट मिलेगा जो कि सॉलिड होता है। और दूसरा मिलेगा PbI2 जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है, और इसी को लिखते हैं लीड आयोडाइड के साथ। मतलब हमने रिएक्शन किया किसके किसके बीच, हमने रिएक्शन किया था लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के बीच, दोनों एक्वस थे, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो एक आता है KNO3 मतलब कि नाइट्रेट पोटासियम, और दूसरा आता है लीड आयोडाइड। ये हमें ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा। तो चलो इसको अब ये जब आप रिएक्शन चेक करोगे ना तो रिएक्शन हमें बैलेंस्ड नहीं दिखेगा, ये दिखेगा आपको अनबैलेंस्ड में। तो आपको फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि पीबी का कितना नंबर है दोनों साइड, नाइट्रोजन के कितने नंबर है दोनों साइड, और ऑक्सीजन के कितने नंबर है दोनों साइड में। फिर और क्या है, पोटासियम भी है तो पोटासियम के भी नंबर देखने पड़ेंगे कि इधर RHS में कितने हैं, LHS में कितने हैं। आयोडाइड के भी नंबर देखने पड़ेंगे, आयोडीन के भी कि लेफ्ट साइड कितने हैं और राइट साइड पे कितने हैं। तो ये सब आप चेक कर लोगे। चेक करने के बाद आप आराम से इसको बैलेंस्ड कर सकते हो। मैंने एक बैलेंस करके दिखाया है, अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो। क्लियर है?